हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर मैं सागर वर्जातिया और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं पार्ट 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच वी आर गोइंग टू डील द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखा होगा लास्ट वीडियो में कि LiF हैज द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स। व्हाई? क्योंकि लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एंथैल्पी जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अब शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें सबसे पहली आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं इट गेट टार्निश इन एयर, यानी कि जो उनका सिल्वरी लस्टर होता है ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन की वजह से वो थोड़े से गंदे गंदे दिखने लगते हैं, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू लूज एंड दे हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ऑक्साइड लेयर बना लेंगे। कभी कभार तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे लिथियम, वो नाइट्राइड्स भी बना लेते हैं व्हेन इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। तो alkali metal tarnish in air due to the formation of oxides which in turn react with the moisture to form hydroxides. These hydroxides further react with the aerial CO2 to form carbonates. तो एक पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो मेटल है पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वो टार्निश होता है। फिर मॉइस्चर से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और फर्दर वो CO2 को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो फर्दर कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। So that's why alkali metals are preserved in hydrocarbon solvents such as kerosene oil, which prevents the contact of alkali metal with air. तो अगर हम चाहते हैं कि alkali metal हमारा स्टोर रहे तो क्या करेंगे? उन लोगों को हम लोग केरोसिन ऑयल टाइप के हाइड्रोकार्बन एज अ सॉल्वेंट है ये, वो प्रयोग करेंगे ताकि हवा से अल्कली मेटल का कांटेक्ट टूटा रहे। अब लिथियम के साथ पता है प्रॉब्लम क्या आती है? लिथियम की डेंसिटी बहुत कम होती है। अभी हाल ही में आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा होगा, लिथियम इतना लाइट होता है, उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो केरोसिन ऑयल में भी नहीं रखा जा सकता, ऊपर आ जाएगा तैर के। डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए उसको पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। तो नोट में, लिथियम बीइंग लाइटेस्ट ऑफ ऑल इट इज केप्ट रैप्ड इन द पैराफिन वैक्स व्हेन हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। अब ये पॉइंट बच्चों बहुत खास इंपॉर्टेंट है। देखो, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, जिसमें फ्रेंडशिप वाला पढ़ते नहीं, यानी कि फ्रेंशियम पढ़ते नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो लिथियम फॉर्म करता है मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला Li2O है। सोडियम जो जिसके नीचे है फॉर्म करता है परऑक्साइड, और KRBCS फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो ये 1 मार्क्स में 100% पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स या डी ऑल। तो आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग? मोनोऑक्साइड। सोडियम के केस में परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केस में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के केस में सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है? O2 माइनस, परऑक्साइड का O22 माइनस, और सुपर ऑक्साइड का O2 मॉलिक्यूल और ऊपर माइनस। बहुत लोगों को इस आयंस के फॉर्मूले नहीं पता होते हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लिथियम ऑक्साइड ही फॉर्म करता है और परऑक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, छोटा कैटायन छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है, बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है। छोटा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि पूरे ग्रुप 1 एलिमेंट में लिथियम Li+ का साइज सबसे छोटा होता है, तो वो क्या करता है, इसके पास पोलराइजिंग पावर बड़ी ज्यादा होती है, तो ये तुरंत O2 माइनस को पकड़ के अपने पास बॉन्ड बनाने की कोशिश में लग जाता है। दूसरे सेंस में हम ये कह दें कि जो ऑक्साइड है वो छोटा है कंपेरेटिव परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में दो दो O है, ऑक्साइड में सिर्फ एक ही O है। तो Li+ जो कि छोटा कैटायन है, छोटे एनायन को तुरंत कब्जे में ले लेगा, स्टेबलाइज कर देगा। जब हम नीचे आएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एनायन को पोलराइज करने की क्षमता कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फजान रूल।
जिसके चलते Na प्लस O2 माइनस को तो नहीं पकड़ सकता, वो किसको पकड़ेगा, वो परऑक्साइड को पकड़ेगा। परऑक्साइड कैसे दिखता है, O सिंगल बॉन्ड O, दोनों के ऊपर -1 का चार्ज, यानी कि O ने अपना स्प्रेड कर दिया। देखो यार, अगर हम तुमसे कहें कि ऑक्सीजन नाम की चीज कहीं पे पड़ी है, तो तुम उसको O तो इमेजिन करोगे नहीं, तुम उसको हमेशा O2 इमेजिन करो कि जो स्टेबल फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, दैट इज O2 नॉट O, क्योंकि O में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। लिथियम बड़ा स्ट्रॉन्ग कैटायन है, वो तुरंत जैसे ही सूंघता है ऑक्साइड आयन को, तुरंत अपने पास झपट्टा मार के उसको स्टेबलाइज कर देता है, पोलराइज कर देता है, इसलिए वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब सोडियम का एटॉमिक साइज बढ़ा है तो उसके पास पोलराइजिंग पावर कम है, तो वो O2 माइनस को पकड़ नहीं सकता। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक सिंगल बॉन्ड कनेक्ट करेगा, एक O ले आएगा, यानी कि परऑक्साइड बनाएगा। और जब परऑक्साइड बना लेगा तो सोडियम इतनी क्षमता रखता है कि वो परऑक्साइड को अपनी तरफ खींच ले। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, पता है, वो सिंगल बॉन्ड वो होता है और ऊपर यहां पे 3 बॉन्ड बन रहे होते हैं, दिस इज सुपर ऑक्साइड आयन। तो KRbCs, इनका एटॉमिक साइज और भी ज्यादा बड़ा होता है, इनकी पोलराइजिंग पावर और भी बेकार होती है, तो ये परऑक्साइड्स को नहीं पकड़ पाते, ये फिर सुपर ऑक्साइड्स को स्टेबलाइज कर पाते हैं, जो कि और बड़े हैं। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, ये 3 लाइनों में आप लोग अपना आंसर लिखेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, फर्दर एज द साइज ऑफ द एल्कली मेटल इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ peroxide or superoxide also increases. This is due to the stabilization of large anions by large cations because of their high lattice enthalpy. ठीक है, तो जो मैंने समझाया था उसमें थोड़े से पॉइंट्स एड ऑन थे, वो समझाने का तरीका है। लेकिन अगर हम लोग एक परफेक्ट डेफिनेशन टर्म्स में चलें या बुकिश टर्म्स में चलें, तो ये 3 लाइनों का आंसर मोर देन सफिशिएंट है। मैंने बताया ना, छोटी, सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको कि छोटा कैटायन छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है, बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करता है। ऑक्साइड क्या है, सबसे छोटा एनायन। लिथियम क्या है, सबसे छोटा कैटायन। तुरंत ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे ऑक्साइड्स का साइज बढ़ता रहेगा, यानी कि परऑक्साइड फिर सुपर ऑक्साइड, वैसे वैसे आपके कैटायंस का भी साइज बढ़ रहा है, तो बड़ा कैटायन बड़े एनायन को स्टेबलाइज करेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में क्या पढ़ते हैं कि जब भी कोई एल्कली मेटल को आप पानी में डालते हो तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब याद रखना, कभी तुम लोग यूट्यूब पे सर्च मारना कि सोडियम ऑन वाटर, तो सोडियम का पत्थर अगर नदी में फेंका जाए तो जहां जहां वो गिरता है वहां वहां आग फैलती है। तो ऐसा है कि भाई डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो लिथियम को छोड़कर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे विल ऑटोमेटिकली या बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत जल्दी वो लोग फायर को कैच कर लेंगे। So the reaction of alkali metals with water becomes more and more violent down the group. Lithium reacts gently while KRbCs melts and catches fire. This is due to the increase in the electropositive character down the group. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन। मेटल के साथ अगर H2 डालेंगे तो हमें मेटल हाइड्राइड ही मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। और हाइड्राइड्स के बेसिस पे आपसे आयनिक करेक्टर या कोवेलेंट करेक्टर पे बात पूछी जा सकती है, जो कि फिर से फजान रूल पर निर्भर करती है। तो फजान रूल अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाई है, एक में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है, एक में मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए हैं। तो फजान रूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप जाकर फजान रूल पे पूरी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आयनिक करेक्टर ऑफ दी हाइड्राइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट ऑब्वियस की बात है, फजान भाई साहब ने ये कहा था कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उस पर कोवेलेंट करेक्टर उतना अच्छा होगा। तो अगर कैटायन तुम्हारा स्मॉलर है तो उसके पास कोवेलेंट करेक्टर अच्छा होगा, यानी कि आयनिक करेक्टर बेकार होगा। तो लिथियम हाइड्राइड में कोवेलेंट करेक्टर अच्छा होगा कि सीजियम हाइड्राइड में? हाँ जी, लिथियम हाइड्राइड में कोवेलेंट करेक्टर अच्छा होगा और सीजियम हाइड्राइड में कोवेलेंट करेक्टर कम होगा, यानी कि आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखना सही तो है कि द आयनिक करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग LiH2CSH। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस। ये कह रहा है LiH और CSH में CSH जो है बड़ी आसानी से टूट जाता है, बिल्कुल टूटेगा। CS और H के बीच में जो होती है ना बॉन्ड लेंथ, भाई जब डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता है,
एटॉमिक साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो आप एक रिलेशनशिप ये जानते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान हो जाएगा, और आसान टू हो जाएगा तो भैया इसकी थर्मल स्टेबिलिटी तो बेकार है ना। नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, और ये बच्चों 100% क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता क्या है, आपको उसके कुछ 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब हम अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। पहली बात, वो ब्लू कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। चूंकि एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, कलर शो करेगा, वो ब्लू कलर हमने तुमको बता ही दिया। तो 3 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि अल्कली मेटल को जब आप एक्वस सोल्यूशन लिक्विड अमोनिया में डालेंगे तो कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर। इररिस्पेक्टिव कि आप कोई भी अल्कली मेटल ले रहे हो, लिथियम लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, कोई भी लो, वो ब्लू कलर ही दिखाई देगा। वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देगा? इट इज बिकॉज ऑफ द एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि वो अनपेयर्ड होता है। अब तुम जैसे जैसे इस अल्कली मेटल का कंसंट्रेशन उस लिक्विड अमोनिया में बढ़ा दोगे और ज्यादा अल्कली मेटल को पेल दोगे, तो क्या होगा? वो ब्लू कलर ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इसकी ये रिएक्शन जरूर लिख कर आना जब भी इस पर ये क्वेश्चन आए कि ये मेटल है, आपने इसको एमोनिया के अंदर डाला, ये x+y ये मोल्स दर्शा रहे हैं, ताकि हम ये बता सकें कि यहां पर मेटल्स एमोनिया के साथ कैटायन बना रहे हैं, यानी कि एमोनिया कैटायन, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ ना कुछ एमोनिया के साथ हाइड्रेटेड प्रोडक्ट। जैसे देखो कई क्या है, जब आप पानी में कोई चीज डालते हो तो वो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाता है ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो तुमने लिक्विड अमोनिया में मेटल डाला है, मेटल एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल जो होता है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, वो तुरंत क्या करेगा, जब एमोनिया इससे एसोसिएट करेगा तो उसको गर्मी महसूस होगी, तो ये M++1 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब एमोनिया जो है, जो कि सॉल्वेंट है, वो चारों तरफ से M+ को घेर लेगा, तो थोड़ा बहुत एमोनिया M+ के पास आ जाएगा, मान लिया X, और थोड़ा बहुत एमोनिया इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, मान लिया Y। इसलिए X+Y मोल्स एमोनिया के लिए गए हैं, ताकि आपको ये दिखाया जा सके कि कुछ प्रतिशत एमोनिया इलेक्ट्रॉन को घेर लेता है और कुछ प्रतिशत एमोनिया M+ को घेर लेता है। याद रखना, एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाला, गर्मी महसूस हुई, और जैसे ही गर्मी महसूस हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या होती है? कमी होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा और कांड हो जाएगा। कांड क्या है? सामने रिएक्शन लिखी है। The solubility of the alkali metal in liquid ammonia is due to the ionization of the alkali metal into ammoniated metal ion and ammoniated electron. ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला याद रख लेना, कुछ फॉर्मूले की बात नहीं है, लेकिन ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस, नीट, बोर्ड सब में पूछा गया है। Irrespective of the alkali metal, color of the solution is blue. ये मैंने अभी आपको याद करा दिया। It is paramagnetic in nature, unpaired इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा भैया। The blue color of the dilute solution is due to the ammoniated electron, which absorbs an energy corresponding to the red region of the visible light, and the transmitted color is blue. ये फंडा बेटा कलर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत पुराना है कि जब कोई भी चीज एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो उस एनर्जी से करस्पॉन्डेंस उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी कुछ कलर को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेड को, विजुअल रीजन के रेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो ट्रांसमिटेड कलर होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लास 12 में बहुत अच्छे से भी पढ़ लोगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, ये V, ये B, ये G, ये Y, ये O, ये R। तो ऐसा है कि अगर तुम रेड रीजन को एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हें ब्लू दिखाई देगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करोगे तो ऑरेंज दिखाई देगा, वायलेट को एब्जॉर्ब करोगे तो येलो दिखाई देगा। ऐसा रहता है। तो जब किसी सरफेस में, जैसे यहां पर एमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को जब पकड़ा तो उसको गर्मी महसूस हुई, वो एक्साइट हो गया। अब उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो एनर्जी किससे रिलेटेड थी? विजिबल रीजन के रेड कलर से। तो जो ट्रांसमिट कलर होगा, ट्रांसमिट कलर वो कलर जो हमको दिखाई दे रहा है वो रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि ब्लू। तो मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के द्वारा मैंने तुमको और भी ज्यादा स्पेसिफिक किया है कि आखिर ब्लू ही कलर क्यों दिखता है।
तो ब्लू कलर दिखता है जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो, यानी कि कंसेंट्रेशन एल्कली मेटल की कम हो, और रेड रीजन से वो विजिबल लाइट का रेड रीजन से जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ट्रांसमिटेड कलर आपको ब्लू दिखाई देता है। दिस सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, आयन भी मिल रहा है। इस रिएक्शन में देखो, ये एमोनिएटेड कैटायन है और वो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की वजह से आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जा सकता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एमोनिएटेड मेटल आयंस एंड द एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। एज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इंक्रीजेस द सॉल्यूशन बिकम्स ब्रोंज इन कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। तो याद रखिएगा बच्चों, अधिकतर क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एमोनिया। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वैसे हम बहुत कम कहते हैं कह रहे हैं तो कर दो, ठोको ताली। नेक्स्ट बात आती है ऑक्साइड्स को लेकर। तो कह रहा है ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स इजीली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि M2O प्लस H2O MOH बनाएगा, M2O2 प्लस H2O ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सुपर ऑक्साइड वाला भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन जानते हैं फर्क क्या है? पहले वाले केस में मोनोऑक्साइड में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, सेकंड वाले के केस में जो बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा तुम्हारा H2O2, और तीसरे वाले के केस में सुपर ऑक्साइड के केस में जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो होंगे H2O2 प्लस O2। तो ये चीज इन रिएक्शंस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में कि यार सुपर ऑक्साइड्स पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों हैं? KO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों है, या वो कलर क्यों दिखलाता है? तो वो पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए वो कलर दिखाता है। तो ऑल द सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज रेड इन कलर एंड आर पैरामैग्नेटिक। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ये बेटा ये मॉलिक्यूल है तो MOT के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखो O2 का मतलब 16 होंगे और माइनस मतलब टोटल हमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमने MOT के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो 2 यहाँ डाले, 2 यहाँ, तो 4 हो गए, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर ये 12, 13, 14, 15, 16 और ये 1 इलेक्ट्रॉन। So because of the unpaired electron in the pi star 2pz, we are having the superoxides paramagnetic in nature and that's why they will show color. लेकिन अगर तुम लोग MOT अब तक तो बना चुके होगे यार, MOT आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि अगर आप ऑक्साइड के लिए बनाएं या पर ऑक्साइड के लिए बनाएं, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी आपने ऊपर? O2 2- यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो इसलिए सुपर ऑक्साइड्स में क्या बात याद रखना है कि वो पैरामैग्नेटिक है और वो ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे सुपर ऑक्साइड ना पूछकर ये पूछ सकता है व्हाई KO2 इज येलो ऑरेंज रेड इन कलर। तो रीजन यही रहेगा, इसी तरीके से रीजन देंगे हम MOT के बेसिस पे। हाइड्रोक्साइड्स पे बात करें तो कह रहा है हाइड्रोक्साइड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द मेटल और दियर ऑक्साइड्स इन वाटर। तो चाहे तुम मेटल को पानी में डालो तब भी वो MOH देगा, चाहे तुम उसके ऑक्साइड्स को पानी में डालो तब भी वो हाइड्रोक्साइड्स देगा। ये भी रिएक्शन ऊपर ही पढ़कर आ रहे हैं। कह रहा है बट दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन लिथियम। लिथियम को छोड़कर और कोई भी सुटेबल नहीं है इन दो रिएक्शंस के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस बिकम्स विग्रस। अरे यार अभी पढ़कर आ रहे हैं ना कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो क्या होता है? पानी के साथ विग्रस रिएक्शंस होती हैं, आग जल सकती है। तो लिथियम को छोड़कर बाकी दो के हाइड्रोक्साइड्स बनाना, बाकी सबके हाइड्रोक्साइड्स बनाना थोड़ा इस मेथड से नामुमकिन है। तो हाइड्रोक्साइड्स को बनाने का कोई और तरीका है सर जी? हाँ जी है जी। हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द क्लोराइड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सो वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर दिस कि what is the best method to prepare the hydroxides of the sodium or potassium, since they show the vigorous reaction when react with water। तो हम लोग एक लाइन का आंसर क्या लिखेंगे? It can be prepared by the electrolysis of the chlorides in an aqueous solution।
नेक्स्ट आता है द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेसेस। हाँ भाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों? क्योंकि लिथियम से लेकर सोडियम से लेकर सीजियम तक चले जाओ, वो सब लोग पानी में OH माइनस फेंकते हैं, और OH माइनस फेंकने की टेंडेंसी जो होती है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अब सीजियम और OH के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, तो CS और OH जल्दी से टूटेगा। तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्योंकि वो 100% टूटते हैं और OH माइनस का कंसंट्रेशन अधिक से अधिक देते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, यानी कि सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वो OH माइनस तुरंत देगा, जल्दी देगा, ज्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है LiOH इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि उसकी लैटिस इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस इंथैल्पी डिपेंड करती है चार्ज अपॉन साइज में, साइज लिथियम का सबसे छोटा है, तो क्या होगा? वो टूटने से इंकार करेगा, वो टूटने से इंकार करेगा। तो LiH इज मच लेस सॉल्यूबल इन वाटर अदर देन अदर ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इट्स हाई लैटिस इंथैल्पी। तो LiOH बेसिकली अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो Li2O और H2O में टूटने की कोशिश करता है, ठीक है। और Li2O क्या है? ये और भी ज्यादा स्टेबल है LiOH के कंपैरिजन बिकॉज ऑफ इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% का सट्टा। Why is Li2CO3 decompose at lower temperature whereas Na2CO3 at higher temperature? मेरी बात एक ध्यान रखना, छोटा कैटायन छोटे आयन को स्टेबलाइज करता है। अब CO32 माइनस आयन कितना बड़ा होता है, स्ट्रक्चर देखियो कभी CO32 माइनस का, ये रहा CO32 माइनस, कितना बड़ा आयन है। लिथियम कितना छोटा कैटायन है, छोटा कैटायन बड़े आयन को अच्छे से स्टेबलाइज नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा और वैसे वो लोग स्टेबलाइज कर देंगे। तो बताओ, लिथियम कार्बोनेट जब अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वो आसानी से लो टेम्परेचर पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? भाई 100 की सीधी बात, टूटेगा ना। अब आओ थोड़ा सा इसको और वो करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं आंसर को। लिथियम कार्बोनेट में ये जो Li+ है, इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर, या तुम लोग ऐसा कर लो, फजान रूल जाकर पढ़ लो ये पहले, है ना, अगर नहीं आता तो ये हर जगह घुसा हुआ है ये। तो ये क्या करेगा, कार्बोनेट के ये जो O- है इनको अपनी तरफ खींच लेगा और उसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से ये CO बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और लिथियम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ मिलकर Li2O बना देगा। CO2 अलग निकल जाएगा, Li2O अलग निकल जाएगा, इसलिए भी लिथियम कार्बोनेट आसानी से टूट जाता है। तो यहां पर लिखा है स्मॉल लिथियम कैटायन पोलराइजेस द ऑक्सीजन एटम ऑफ द नियर बाय लार्जर कार्बोनेट आयन, एज अ रिजल्ट द CO बॉन्ड वीकन्स एंड द LiO बॉन्ड स्ट्रेंथ्स, thereby favoring the formation of Li2O and CO2 and forms Li2CO3, सॉरी फ्रॉम Li2CO3। एक बार फिर से समझा दूं, Li+ का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो छोटे से एनायन, मतलब CO32- से बहुत बड़ा है, उसमें से जो छोटा सा आयन है, एनायन है, O-, उसको अपनी तरफ कहता है चल बेटा कोपचे में आ तू मेरे पास, उसको कोपचे में लेता है तो C और O का बॉन्ड टूट जाता है, तो CO2 अलग निकल जाता है, Li2O अलग निकल आता है। तो Li2CO3 इसलिए फेवरेबल होता है। और Li2O क्यों बनना चाहता है जानते हो? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लैटिस एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिथियम सबसे छोटा है, ऑक्साइड भी सबसे छोटा है, तो दोनों छोटे 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 मिलकर हायर लैटिस एंथैल्पी वाला मॉलिक्यूल बनाएंगे। सो इन अदर वर्ड इट इज हायर लैटिस एंथैल्पी ऑफ Li2O ओवर दैट ऑफ Li2CO3 व्हिच फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ Li2CO3। अब देखो, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कैटायंस का, जैसे सोडियम का, सीजियम का, तो लैटिस एंथैल्पी ऑक्साइड्स की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बड़े कैटायन है, वो छोटे एनायन को पोलराइज नहीं करते हैं, वो बड़े एनायन को पोलराइज करते हैं। तो वो O- को नहीं खींचेंगे अपने पास, वो पूरे पूरे CO32- को अपने पास खींच लेंगे। So further, as the size of the cation increases from Na+ to Cs+, the lattice enthalpy of the corresponding oxides decreases, and hence the stability of the carbonates increases from
Na2CO3 टू CS2CO3। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है, तो CS2CO3। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है, Li2CO3। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं विच आर मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन अगेन दी फजान रूल। LiF कह रहा है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है इन वाटर में। तो LiF इसलिए इनसॉल्युबल है क्योंकि इसकी हाई लैटिस इंथैल्पी है। हाई लैटिस इंथैल्पी है किसके कंपैरिजन, हाइड्रेशन इंथैल्पी के कंपैरिजन। अब वो साला टूट ही नहीं रहा है। अब आयंस में नहीं टूटेगा तो पानी तो पोलर है ना, तो पोलर वाली चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। साथ में दूसरा रीजन LiCl के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है, LiCl इज सोल्यूबल नॉट ओनली इन वाटर बट ऑल्सो इन एसीटोन। तो देखो भाई LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा होगा LiF के कंपैरिजन। अब ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे Li और Li तो सेम है, लेकिन यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ पे F माइनस है। लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द एनायन मोर विल बी दी कोवेलेंट करेक्टर, CC कोवेलेंट करेक्टर। तो LiCl ज्यादा कोवेलेंट है। अब अगर LiCl ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है तो वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन में डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। साथ में Cl का एटॉमिक साइज बड़ा है तो उसकी लैटिस इंथैल्पी कम होगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी, तो इसलिए ये पानी में भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो LiF is almost insoluble in water because its high lattice enthalpy, और LiCl is soluble not only in water but also in acetone because LiCl soluble क्यों है पानी में, इसका रीजन क्या देंगे आप, कि उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा है। दूसरा, वो एसीटोन में क्यों आराम से डिसॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है LiF से। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम इज द ओनली एल्कली मेटल विच फॉर्म्स नाइट्राइड। हाँ, क्योंकि लिथियम जो होता है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब हो गया एक अनयूजुअल बिहेवियर। उसके ग्रुप के एलिमेंट्स बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं जो ये करता है। अब जैसे लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड है, लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट हैं। लिथियम अल्कली मेटल जो है वो नाइट्राइड्स बनाता है और कोई नहीं बनाता। तो ये एनोमेलस बिहेवियर हो गया। और वो क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहां पर वो कह रहा है वो नाइट्राइड क्यों बना रहा है, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है, तो इट इज बिकॉज उसकी हाई पोलराइजिंग पावर है। ले देगा घूम फिर कर सारी बातें देखो फजान रूल पे आ रही है। ड्यू टू दी हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ Li+ इट अट्रैक्ट्स N3-। और दूसरी बात फिर से, इट इज बिकॉज ऑफ हाई लैटिस इंथैल्पी। भाई यार कितनी बार कहूं कि सबसे छोटा साइज तो यानी कि सबसे ज्यादा लैटिस इंथैल्पी। सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज एल्कलाइन। तो ऐसा है कि सॉल्यूशन बना लो पहले। Na2CO3 को अगर आप लोग पानी में डालते हैं तो आप क्या देखेंगे, आप दो प्रोडक्ट्स देखेंगे बच्चों। एक मिलेगा आपको H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और एक आपको बेस मिलेगा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कहानी में मिक्सचर किसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 is alkaline because it gives NaOH which is a strong base. Next and last question for this lecture, Li is more soluble than Ki in ethanol। अबे यार फिर से वही पजान रूल यार। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा बताओ पहले, Li में Ki में? Li में Li है, लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है Ki से, तो Li ही तो बेटा ऑर्गेनिक या नॉन पोलर या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा ज्यादा, Ki थोड़ी ना होगा। So I suppose that this whole video contains a lot of concepts related to the Fazan rule, and what I suggest कि description box में आपको फजान रूल के मैंने 2 वीडियोस डाले हैं। अगर आपको फजान रूल क्लियर नहीं है तो उसको जाकर जरूर देख लें, and then you can further proceed or you can again see this chemical properties video अगर आपको समझ में ना आया हो
तो ये क्या है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप कर देगा अगर आपको फजान रूल का नॉलेज है। तो टिल देन स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जाती। और ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। आप प्लीज़ बताइए ये कंसेप्ट और ये मेथड आपको कैसा लग रहा है बाय शेयरिंग, हिट लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।